हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्विक रीजन सीरीज़ में। भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु को हम पढ़ रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि किस तरीके से राज्य व्यवस्था या पॉलिटी राज्य के तत्व क्या हैं, साथ ही किस तरीके की यहाँ पे संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था होती है। आज की विषय वस्तु में हम यह जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से भारतीय संविधान का जो निर्माण प्रक्रिया रही है, इस निर्माण प्रक्रिया की विकास गति कैसी रही है, विकास यात्रा कैसी रही है। हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से वर्तमान समय में संविधान की जो हम मूलभूत अवधारणा देखते हैं, जिस तरीके से संविधान की जो रूपरेखा देखी जाती है, इसको बनाने के पीछे या बनने के पीछे किस किस तरीके और किस किस समयावधि में कौन कौन से चरण यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इसकी प्रक्रिया अगर हम देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होकर वर्तमान 1947 के आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की इस विकास यात्रा को हम क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर करने जा रहे हैं। आप सभी यहाँ पर ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपने देखे होंगे, कई सारे यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य प्रकार के लोक सेवा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई तरीके के वनडे एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को ध्यान से सुनना है। चीज़ों को देखिए, ये रिवीजन सीरीज जो होते हैं सिर्फ रिवीजन के दृष्टिकोण से देखें। यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये वीडियो जो आपको न सिर्फ आपके प्री एग्जाम के लिए बल्कि मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत इस टॉपिक को एक टॉपिक को विद डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर से रिविजन के दृष्टिकोण से देखेंगे, जहाँ पर आप बैठ के सिर्फ सुनिए 1 घंटे 50 मिनट 40 मिनट, इससे ज़्यादा का ये वीडियो नहीं है। अगर आप इतनी देर में आप हो सकते हैं, अगर इसको आप पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, तो आप ऐसे 5-10 क्वेश्चन आराम से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कई बार 1-2 क्वेश्चन आपको जनरली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पिछले कई साल के एग्जाम में अगर हम इसे निकाल कर देखें तो आपको यहाँ से कंपलसरी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियोज़ में हम यहाँ पर भारतीय संविधान की इस विकास यात्रा को प्रारंभ करते हैं चरणबद्ध तरीके से। सबसे पहले संविधान के बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है, इसकी विकास यात्रा पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भारतीय संविधान का तात्पर्य क्या है। देखिए, संविधान क्या है, संविधान के बारे में अगर आप देखते हैं और पढ़ा है जिस तरीके से, कई अलग तरीके से किताबों में इसके व्याख्यान यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन एक सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का क्या तात्पर्य है, तो ये इसमें सिर्फ देखेंगे तो नियम है, कई सारे इसमें उपनियम हैं और उन नियम और नियमों से संबंधित एक लिखित दस्तावेज है। इस दस्तावेज में, इस लिखित दस्तावेज में ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से समाज के एक बुनियादी ढांचे के अवधारणा को विकसित करने को में मदद मिलती है। साथ ही अगर हम देखें तो केंद्र राज्य के संबंधों की व्याख्या है, शासन के तीनों अंगों के अधिकार एवं दायित्वों का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो संविधान की जो व्याख्या है, ये राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को रखती है, साथ ही यहाँ पर शासन संचालन के दृष्टिकोण को विकसित करती है, मानव के यहाँ पे अधिकारों की व्याख्या करती है और एक न्यायपूर्ण समाज की यहाँ पे बात करती है। तो इसको आपका जो संविधान है, इन्हीं सारे गुणों से यहाँ पर आपको परिपूर्ण दिखाई देता है। संविधान के महत्व की अगर मैं चर्चा करूं कि संविधान का अगर हम देखे जाए कि यदि आपसे पूछा जाता है संविधान का महत्व क्या है, संविधान को आप किस तरीके से देखें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, भारतीय संविधान की यदि मैं आपको व्याख्या करूं या उसके बारे में यदि आपको एक छोटी सी अगर समझ आपको रखनी हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों होनी चाहिए। देखिए, जो संविधान की बात करता है, संविधान क्या है? संविधान बताता है कि आपके देश में कानून का निर्माण कैसे किया जाएगा, आपके देश की जो सरकार है उसका चुनाव कैसे किया जाएगा, उसका गठन कैसे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक न्यायपूर्ण समाज में यहाँ पर समाज की जो शक्ति है उसका मूल वितरण कैसे होगा, उसका मूल विवरण कहाँ पर होगा और किसके मध्य यहाँ पर इनका शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये शासन के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र क्या हैं, कौन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर कानून निर्माण कौन करेगा, कानून को लागू कौन करेगा और उसकी समीक्षा कौन करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन तीनों ही अंगों के मध्य सामंजस्य की स्थिति और एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर अधिकारों को लेकर एक विस्तारीकरण के साथ साथ उनमें के मध्य एक यहाँ पर सीमा का भी विभाजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि देश के भूत और वर्तमान तथा भविष्य की व्याख्या कह सकते हैं या झलक देखने को जो मिलती है वो भी आपके संविधान में है।
अभी हम जब इसकी विकास यात्रा पर जाएंगे तो भूत का अर्थात कहाँ से किस तरीके से संविधान की स्टार्टिंग हुई, वर्तमान समय में आपको संविधान कैसा दिखाई दे रहा है और भविष्य में किस तरीके से परिवर्तित हो सकता है और किन आधारों पर इसमें संशोधन इत्यादि हो सकते हैं, उनकी भी यहाँ पर आपको व्याख्या देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर देश के एक सर्वोच्च विधि, साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों इत्यादि के निर्धारण के संदर्भ में भी हम सीधे सीधे यहाँ पे संविधान की व्याख्या को देखते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो संविधान भारत के लिए वहां पर सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के संचालन का, साथ ही साथ वहां पर यदि कभी समस्याग्रस्त स्थितियां होती हैं, कोई विवादग्रस्त स्थितियां होती हैं, तो उनको सुलझाने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। तो ये तो हमने यहाँ पे समझा संविधान क्या है, साथ ही संविधान के महत्व को हमने देखा। अब बात और हम दोनों मिलकर यहाँ पर संविधान की विकास प्रक्रिया और इसके चरणों की एक एक करके व्याख्या देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब आप संविधान के इस विकास के चरण में हम प्रवेश करते हैं तो इस विकास के चरण को दो भागों में आप डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो डिवाइड यहाँ पे जो पहला भाग है जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम, जो कि आपको यहाँ पे 1773 से 1853 के मध्य। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आप इसे दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। दो भागों में डिवाइड अगर आप करते हैं तो यहाँ पर सबसे जो पहला पार्ट आपको देखने को मिलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की द्वारा पारित जो अधिनियम है वो 1773 से 1853 के मध्य है, जबकि दूसरा जो पार्ट कहता है वो ब्रिटिश ताज द्वारा पारित अधिनियम है जो 1858 से 1947 के मध्य देखने को मिलता है। अब इन दोनों ही पार्टों में कई सारे अधिनियम लेकर आए गए और इन अधिनियमों के माध्यम से भारतीय संविधान की एक रूपरेखा का निर्धारण प्रारंभ किया गया। इस विकास यात्रा में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे कानून बनते हैं जो कि शुरुआती चरण में ब्रिटिशों के पक्ष में बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये विकास प्रक्रिया आगे बढ़ती है संवैधानिक कानूनों को आपको बनाना प्रारंभ करते हैं, भारतीय जो जागरूक होते हैं और राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं विकसित होती हैं, धीरे धीरे ये भारतीयों के पक्ष में यहाँ पर कानून बनना शुरू होते हैं। तो इस विकास के चरण में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ब्रिटिशों के पक्ष में बनते हुए अधिनियम भारतीयों के पक्ष में बनते हैं, लेकिन इस चरण में आपको कई सारी स्थितियां ऐसी भी देखने को मिलेंगी जहां पर भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, दुर्भावनापूर्ण कानून बनाए जाते हैं और अंततः जो भी स्वतंत्रता भी अगर हमें मिलती है तो 1947 में भारत को दो भागों में डिवाइड करने के पश्चात। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं रही हैं इनको समझना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो एक्ट या अधिनियम लेकर आया गया वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट की जो प्रमुख बातें हैं हम वही उसी पर चर्चा करेंगे। जो यहाँ पर सबसे पहली बात करता है, यहाँ पर ये पहली बार एक लिखित संविधान की रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आदेश, जो भी नियम बनाए गए लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए। हम संविधान की विकास यात्रा को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो पहला चरण है, जो पहला कह सकते हैं नींव का पत्थर है, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आप मान सकते हैं। यहाँ पर देखें तो इस एक्ट की कुछ प्रमुख बातें हैं। इन प्रमुख बातों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें जो कहा गया कि बंबई एवं मद्रास दोनों ही प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लेकर आया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तीनों ही प्रेसिडेंसियां अलग अलग स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों के लिए कार्य प्रक्रिया को स्थापित करती थीं, लेकिन यहां पे पहली बार इन दोनों ही प्रेसिडेंसियों को, बंबई एवं मद्रास को, कलकत्ता के अंतर्गत लेकर आया गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे देखने को मिलता है, एक परिषद का गठन जिसमें गवर्नर जनरल के साथ साथ यहां पे 4 अन्य सदस्यों को मिलाकर एक परिषद का गठन किया जाता है, जो कि कह सकते हैं कि सभी प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए वहां पर उनको अधिकार भी दिए गए। इसके अतिरिक्त यहां पर एक चीज और लेकर आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की न्यायपालिका का जो गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसका जो पहला कह सकते हैं कि चरण है वो भी यहीं पर प्रारंभ होता है, जब 1774 में यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ साथ एक यहां पर मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को यहां पर बनाया जाता है, इनका मुख्य न्यायाधीश। इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीशों की यहां पर नियुक्ति की जाती है जिनका नाम यहां पर है चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश भी इनके साथ नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारत के जो इस परिषद को यहाँ पर दिया गया था। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बंगाल के गवर्नर को यहाँ पे सबसे पहली बार यहाँ पर हम देखें तो बंगाल के गवर्नर को यहाँ पर गवर्नर जनरल कहने की यहाँ पर बात प्रारंभ होती है। और गवर्नर जनरल जो होता है उसे यहाँ पे जो पहले गवर्नर जनरल आपके बनते हैं वो कौन बनता है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके बाद
ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई आपकी, इसके अलावा आपके पहले बंगाल गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, इसको लेकर आए दिन आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो कंपनी के कर्मचारियों को यहां पर निजी व्यापार, रिश्वत और अन्य प्रकार के उपहार भारतीयों से लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और ये एक इंपॉर्टेंट पहलू भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहां पे कंपनी के पर एक ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया, और साथ ही साथ राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों और व्यापार की जो जानकारी थी वो अब यहाँ पे क्राउन को देना प्रारंभ कर दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, उस पर यहाँ पर क्राउन का या कि आपके संसद का कोई प्रभाव ब्रिटिश संसद का नहीं था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से पहली बार हम देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे एक ब्रिटिश नियंत्रण, ताज का नियंत्रण, या फिर आप कह सकते हैं संसदीय नियंत्रण की यहाँ पर कह सकते हैं प्रारंभिक चरण आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो यहां पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी यहां पर नियुक्ति माध्यम से वहां पर नियंत्रण आता है, और उसकी सारी जानकारियां जो होती हैं भारतीय क्षेत्र से रिलेटेड वो क्राउन को देती हैं। तो इस तरीके से यहां पर यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन प्रक्रिया यहां पे थोड़ी शिथिल पड़ जाती है। कुछ चीजें जो होती हैं वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं रह पाती हैं, स्पष्टता नहीं रहती है कानूनों को लेकर। साथ ही यहां पर न्यायालय के गठन के कारण एक दबाव पड़ता है प्रशासकीय और शासकीय स्थितियों पर। क्या न्यायालय के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों से जो ब्रिटिश सत्ता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहां पे अधिकारी हैं, क्या उनके निर्णय प्रभावित हो सकते थे, क्या वो भी न्यायालय के अंतर्गत आएंगे? ये जो मुद्दा आया, इसी को यहां पर सेटल्ड आउट करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लेकर आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यदि हम देखें तो कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट कर दी गई। क्या कहा गया यहाँ? सबसे पहली चीज जो स्पष्ट की गई कि कलकत्ता की जो सरकार थी, जो मतलब कह सकते हैं जो आपकी बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, वहां पर उसको बिहार, आपका उड़ीसा जैसे क्षेत्रों का भी यहाँ पर कानून, अधिकार और विधि का निर्माण करने का वहां पर उनको अधिकार दिया गया। दूसरी चीज यहां पे सर्वोच्च न्यायालय को शासकीय अधिकारियों पर किसी प्रकार के मामलों की सुनवाई दंड विधान से यहां पर उनको रोक दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय पर यहां पे कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई से रोका जाता है। अर्थात एक तरीके से कहा जाए शासकीय अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से वहां पर पूर्णतः इतर होते हैं, वो उन पर उनके द्वारा लिए गए निर्णय लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त एक्ट ऑफ सेटलमेंट में एक बात बहुत स्पष्ट कर दी गई कि यहाँ पर कोई भी न्यायालय के द्वारा जो आज्ञाएं जारी की जाएंगी या कोई आदेश जारी किए जाएंगे या कोई भी जो शासकीय अधिकारी है उसके द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, वहाँ पर भारतीय समाज की धार्मिक स्थितियों का उनको सम्मान करना है, उनके रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए वो निर्णय लेने हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यहाँ पे 2-3 ही चीज़ें बहुत प्रमुख रही हैं, जैसा कि सुप्रीम न्यायालय के संदर्भ में एक तरीके से कहा जाए न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो कि विस्तार उसका किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी का, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर भारतीय रीति रिवाजों, धार्मिक स्थितियों इत्यादि को वहाँ पर मान्यता देते हैं। इसके बाद एक और एक्ट लेकर आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लेकर आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसे ब्रिटिश पीएम प्रधानमंत्री थे उस समय विलियम पिट, उनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था 1784 का यहाँ पर आपका एक्ट। इसके अंतर्गत यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामलों को देखेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक प्रबंधन का कार्य करेगा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग बोर्डों का गठन किया गया और दोनों को यहाँ पे अलग अलग काम दिए गए, और इसी कारण इसको एक द्वैध शासन प्रणाली के तौर पर से देखा जा सकता है, जिसमें 2 अलग अलग संस्थाएं 2 अलग अलग प्रकार के कार्यों को यहाँ पर करती हुई पाई गई। तो यहाँ पर बोर्ड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस बात को ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर, इसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला जाने लगा पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कंपनी जो होती है यहाँ पर जो प्रशासन संबंधी सभी कार्यों पर जो पूर्ण नियंत्रण था वो भारत सरकार के वहाँ पे ब्रिटिश सरकार का हो गया। जो भारतीय जो क्षेत्र थे जो ब्रिटिश सरकार के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ रहे थे, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उनका प्रशासन कार्यभार यहाँ पर देखने जाने की बात कही गई। साथ ही गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वहाँ पर इनकी जो संख्या थी इसको 4 से घटाकर 3 कर दिया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की जो परिषद था उसकी
संख्या को 4 से घटाकर 3 किया गया। किस एक्ट के अंतर्गत? पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद को यहाँ पर उनकी संख्या को 4 से घटाकर यहाँ पर 3 कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 एक्ट को देख लिया। अब बात आते हैं अगले एक्ट की ओर, जिसका नाम है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 की अगर हम बात करें तो यहां पर जो पहली चीज दिखाई देती है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाता है। अर्थात कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार पत्र है उसे अगले 20 वर्षों के लिए उन्हें और ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही यहां पर 2 चीजें की गई। पहला, आपको भारत के साथ जो कंपनी का एकाधिकार था व्यापार करने का, उसको समाप्त किया गया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर उनके एकाधिकार को वैसे ही वहां पर बनाए रखा गया। दूसरी चीज अगर हम कहें कि यहाँ पर मिशनरी, जो आपके ईसाई मिशनरी थे, उनको धर्म प्रचार करने के लिए भारत जाने की अनुमति दी गई और ब्रिटिश वासियों को यहाँ पर भारत में सीमित मात्रा में सही मुक्त व्यापार के अवसर भी प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त भारत में पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र में एक संवैधानिक स्थिति यहां पर आपको स्पष्टता दिखाई देती है और भारत के लोगों के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी यहां पर 1813 से चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में काफी सारे बदलाव यहां पर देखने को मिलते हैं। खासकर कंपनी के अधिकारों को कंट्रोल करने की बात की जाती है और साथ ही साथ यहां पर ब्रिटिश के संवैधानिक स्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसको और भी ज्यादा वहां पर बढ़ाया जाता है चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से। यहां पर जो एकाधिकार बचा हुआ था आपका कुछ क्षेत्रों को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। यहां पर इस चार्टर अधिनियम को सरकार के द्वारा विधि निर्माण और उसके कार्यों को और भी स्पष्ट करने के लिए यह अधिनियम यहां पर लेकर आए गए। और इसके अंतर्गत अगर इस चार्टर को अगर हम देखें तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे पूर्णतः समाप्त किया गया। साथ ही यहां पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बना दिया गया 1834। अभी तक यहां पर हम देखा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहां पे क्वेश्चन फिर से बनता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उसको ध्यान रखिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। साथ ही अगर हम यहां पर देखें सभी प्रकार के नागरिक एवं सैन्य जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को यहां पे प्रदत्त थी। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 4थे सदस्य को यहां पर सम्मिलित किया गया। तो विधि सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो किसके अंतर्गत होती है? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था भी 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत लेकर आए और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन भी आपको 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत आप देख सकते हैं। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछ लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सिविल सेवकों के लिए चयन हेतु एक खुली प्रतियोगिता का भी यहाँ पे प्रयास किया गया। उसके लिए वहां पे नियम बनाया गया कि भारतीयों के साथ किसी भी तरीके से रंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के भर्ती की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके विरोध के कारण बाद में इसे निरस्त कर दिया, इसे लागू नहीं किया गया। दास प्रथा को यहाँ पे गैर कानूनी घोषित किया गया और साथ ही यहाँ पे संविधान के निर्माण के इसे हम प्रथम संकेत की ओर भी देख सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो चार्टर अधिनियम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि दास प्रथा की समाप्ति, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जैसे फैक्ट, प्रथम विधि आयोग का गठन, पहले विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी थी। कंपनी के एकाधिकार को किस के द्वारा पूर्णतः समाप्त किया जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1853 की। 20 साल के बाद एक बार फिर से एक अधिनियम लेकर आता है और इस अधिनियम में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जो पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, विधायिका को यहाँ पे सशक्त बनाने के लिए ये अधिनियम लेकर आए गए और इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल था उसमें जो कि 6 सदस्यीय जो समिति थी, जो परिषद था, उसमें विधायी व प्रशासनिक कार्य इसके अलग अलग किए गए। पहली बार यहाँ पर गवर्नर जनरल के जो परिषद थी उसके दोनों कार्य अर्थात उसके विधायी कार्य और उसके प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। किस के माध्यम से? चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से। दूसरी जो बात यहां पे की गई, परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई और जो टोटल संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 12 टोटल संख्या इनकी पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है और संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद का भी यहां पर प्रावधान किया गया। पहली चीज जो ध्यान रखनी है,
संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की जो अवधारणा आपको देखने को मिलती है पहली बार, वो कहां मिलती है? चार्टर अधिनियम 1853 में, जिसे आगे चलकर उसे वो लघु संसद भी कहते हैं। आगे चलकर इसे क्या कहा गया? लघु संसद कहा गया। निदेशक मंडलों की जो संख्या थी, निदेशक मंडल की संख्या 24 थी, उसे घटाकर यहां पर 18 कर दिया जाता है। भारतीय परिषद में यहां पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा को ये विकसित करते हैं और साथ ही साथ यहां पे कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा यहां पर चयन किया गया और इसी एग्जाम में पहली बार यहां पर इस सिविल सेवा परीक्षाओं में भारतीयों को यहां पर अनुमति दी गई। तो भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा पहली बार जो अनुमति दी गई वो किसमें दी गई? चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, ये चार्टर अधिनियम को भी यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यादा कदा। तो यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, इसको बहुत ध्यान से सुनना और पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपने एक पॉलिटी पढ़ी हुई है तो आपको देखेंगे आपको पूरा का पूरा टॉपिक अगले घंटे में पूरा रिवीजन हो गया और आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी एग्जाम के समय में अगर आपको रिवीजन करने की जरूरत भी पड़ जाए तो आपको पूरा कंटेंट फिर से खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को उठाना है, देख लेना है, आपका सारे क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएंगे। चलिए, ये तो सारी बात हो गई चार्ट के। हमने अभी तक जो इतनी बात की वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियमों को लेकर, और यहाँ पे 1773 से 1853 के मध्य जो भी एक्ट पारित हुए, जो भी चार्टर लेकर आए और उनके अंतर्गत जो भी प्रमुख प्रावधान थे उनकी चर्चा की। अब हम इसके दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जब यहाँ पे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अधिनियम बनने शुरू होते हैं और वो पारित होना शुरू होते हैं, साथ ही भारत में लागू होना प्रारंभ होते हैं। तो आइए इस आपकी यात्रा में हम इसके दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। दूसरे पड़ाव में अब यहां पर देखिए समझने की जरूरत है, जो पहला एक्ट ये लेकर आए, किस कारण से यहां पे ब्रिटिश ताज ने हस्तक्षेप किया। तो आपको पता है 1857 की क्रांति होती है और उस क्रांति ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला के रख देती है कि शायद भारतीय जो हैं वो उन्माद में हैं और वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। राष्ट्र की एक जो पहली कहते सकते हैं कि आपको भावनाएं वहां पर देखने को मिलती है कि राष्ट्र की भावना जो विकसित होना प्रारंभ होती है 1857 की एक भावना को, या कह सकते हैं कि क्रांति के तौर पर हम देख सकते हैं। बहुत बड़े रूप से नहीं, बहुत साकार रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी ही सही, जिसने आगे चलकर पूरे इसे एक राष्ट्र के रूप में समर्पित किया। तो वहां पर हम 1857 की क्रांति को जरूर देख सकते हैं और यही कहीं ना कहीं अंदाजा यहां पर ब्रिटिशों को हो गया था और इसी कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकारों को लेकर के यहां पर ताज को स्थानांतरित किया। ताज ने सारे अधिकार उनसे ले लिए और इसके बाद एक अधिनियम लेकर आते हैं। अधिनियम लेकर आए वो जिसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1858। अब इस अधिनियम की प्रमुख बातों को देखिए। पहली जो काम कहा गया कि ये पहला जो फैक्ट है कि 1857 की क्रांति के पश्चात कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और साथ ही यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। जो द्वैत शासन की प्रक्रिया थी इसको यहाँ पे समाप्त किया गया और इनकी जगह पे एक नया पद सृजित किया गया जिसे बोला गया भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव का जो पद है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को, जो कि मंत्री ही होता है, उसको वहां पे प्रदान किया गया और साथ ही इस ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य अर्थात जिसको हम भारत राज्य सचिव के पद के नाम से भी जानते हैं, यहां पर इसके सहयोग हेतु 15 सदस्यीय आयोग का भी गठन किया गया, जो उसको हर मामले को संचालित करने को लेकर, निर्णय लेने को लेकर वहां पर उसको सहयोग करेगी। इसके अतिरिक्त यहां पर देखिए आधे जो इसमें सदस्य होंगे वो कम से कम उन्होंने 10 वर्ष तक की सेवा भारत में की हो, अर्थात भारत में उन्होंने सेवाएं दी हो, रहा हो, किसी न किसी तरीके से वहां पे कार्य किया हो। इसके अतिरिक्त यहां पर भारत इनका जो वेतन होगा इस परिषद का और सचिव का, वहां पर दोनों ही जो वेतन होगा वो कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से इनका वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संसद का अब सीधा नियंत्रण हो गया और मुगल सम्राट के पद को यहां पे समाप्त किया गया 1858 के अधिनियम के माध्यम से। भारत के संदर्भ में यहां पर एक चीज और है कि भारत राज्य सचिव के संसद के प्रति उत्तरदायित्व और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की यहां पर उपाधि दी गई। एक और चीज आ गई, भारतीय जो गवर्नर जनरल थे अब उनको क्या कहा जाने लगा? 1858 के अधिनियम के माध्यम से इन्हें वायसराय कहा जाने लगा और वायसराय का जो पहला वायसराय थे वो थे आपके प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। इस तरीके से यहाँ पर यह प्रतिवर्ष भारत के नैतिक और आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट, ये यहाँ पर जो आपके वायसराय थे वो प्रतिवर्ष भारत की आर्थिक और प्रगति की और नैतिक प्रगति की जो रिपोर्ट थी वो आपको ब्रिटिश संसद को यहाँ पर प्रस्तुत करते थे। तो ये सारी जो बातें थी वो लेकर आए भारत शासन अधिनियम 1858 में।
इसके बाद आता है एक और अधिनियम आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। बहुत ज़्यादा समय नहीं बीतता है, अगले 2-3 सालों में ही यहाँ पर काफ़ी सारे परिवर्तनों को लेकर एक नया अधिनियम लेकर आते हैं। और ये अधिनियम कहीं ना कहीं भारत सरकार के जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी उसको विकसित करने की बात लेकर आती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की यहाँ पर नींव आपको सर्वप्रथम देखने को मिलती है। और उसका कारण क्या, क्योंकि यहाँ पर कार्यकारी परिषद की संस्था 4 से बढ़ाकर 5 की गई। प्रशासनिक सेवा को 10 वर्ष, यहां पर एक देखिए, यहां पर जो बात कही गई कि एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई और इनकी जो संख्या थी 5, जो कार्यकारी परिषद के सदस्यों की जो संख्या थी वो 4 थी, इसे बढ़ाकर 5 किया गया। इन 5 सदस्यों में 3 जो होंगे वो प्रशासनिक सेवा के होंगे, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष के हेतु यहाँ पर प्रशासनिक सेवा में कार्य किया हो, और साथ ही यहाँ पर एक सदस्य होगा जो विधि सदस्य के रूप में होगा और उसने कम से कम 5 वर्ष यहाँ पर उसको विधि क्षेत्र का अनुभव हो। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर देखें, वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम संख्या को 6 और अधिकतम को यहाँ पर सदस्यों की संख्या को 12 भी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो गैर सरकारी यहाँ पर सदस्य होंगे, इनकी संख्याएं जो होंगी वो सिर्फ विधि निर्माण की होंगी। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो आपको वायसराय की जो विधान परिषद में इनकी जो न्यूनतम और अधिकतम जो सदस्यों की संख्या थी 6 से 12 की गई। इन 12 सदस्यों को यहाँ पर जो भी शक्तियाँ सौंपी गई थी वो सिर्फ विधि और कानून बनाने तक की थी, इसके अतिरिक्त उनको और कोई भी शक्ति यहाँ पर प्रदत्त नहीं की गई। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी जो नियम या अधिनियम बनाना होता था 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को यहाँ पर विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो विधान परिषद में मनोनीत का अधिकार यहाँ पर वायसराय के पास था और वायसराय ने इस अधिकारों का प्रयोग करते हुए 3 सदस्यों को यहाँ पर विधान परिषद की आपको यहाँ पर सदस्यों के रूप में मनोनीत किया। इसके अतिरिक्त वायसराय के लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही यहाँ पर भारतीय जो कहते हैं शासन की प्रक्रिया में एक समविभागीय प्रणाली को भी प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो होते थे उन्होंने 3 भारतीयों को यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल किया और साथ ही साथ भारतीय शासन प्रणाली में समविभागीय प्रणाली को भी लेकर आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति लॉर्ड कैनिंग के द्वारा वापस दे दी जाती है और इसके कारण शासन प्रक्रिया में एक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो कि लॉर्ड कैनिंग से भी रिलेट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग के इंपॉर्टेंस को आप ध्यान रखिएगा। प्रथम आपके वायसराय थे आपको, साथ ही साथ वहाँ समविभागीय प्रणाली को लेकर आते हैं, 3 भारतीयों को विधान परिषद में सदस्य मनोनीत करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस करते हैं और इस कारण से यहाँ पर एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आता है और यहां पर अगर हम देखें तो केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्यों को निर्धारित किया गया। अर्थात यहां पर सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही थी और इसे अब यहां पर जो पहले यहां पर 6 और 12 थी उसे अब बढ़ाकर 10 और यहां पर 16 कर दिया गया। ये सभी गवर्नर जनरल के द्वारा नामांकित होंगे। साथ ही परिषद के भारतीय सदस्यों को अब बजट पर प्रश्न पूछने, बहस करने का भी अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से भारतीयों को जो कि वहाँ पर परिषद में सदस्य थे, अब अगर कोई भी बजट बनता था उस बजट से संबंधित प्रश्न करने का अधिकार उनको दिया गया और बहस करने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ उनके प्रश्न वहां पे स्वीकृत होंगे या नहीं होंगे इसका निर्धारण करने के लिए परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो निर्धारित करेगा। अर्थात वो निरस्त भी वहां पर कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने और बजट के संदर्भ में वहां पर बहस करने का अधिकार अगर जो पहली बार दिया गया वो किसके अंतर्गत दिया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के प्रत्यक्ष व सीमित चुनाव प्रावधान भी इसी अधिनियम के माध्यम किए गए। तो पहली बार जो चुनाव का शब्द प्रयोग किया गया, पहली बार चुनाव शब्द वहां पर आया और चुनाव की जैसी प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा की गई, वो किस अधिनियम में की गई, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसको ध्यान रखना है, चुनाव शब्दावली और चुनाव के बारे में पहली चर्चा इस अधिनियम में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 के अधिनिवेशनों से पारित प्रस्तावों से प्रभावित था अधिनियम 1892। अर्थात इसमें जो बातें कही गई वो बातें ऑलरेडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के पश्चात वो प्रतिवर्ष अपना एक अधिवेशन करते थे, कुछ बार वहाँ पे
लगातार नहीं भी हुए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने 3 साल 1891 से 89 से 91 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए जिसमें ये कुछ बातों को उन्होंने पारित किया था और उन्हीं को यहाँ पर इस अधिनियम में रखा गया। इसके बाद आते हैं अगला भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ऐसी क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली चीज देखिए तो केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों व प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की यहां पर व्यवस्था की गई। तो केंद्र में सरकारी सदस्यों को बहुमत और आपके प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया गया। दूसरा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे जो कि एक विधि सदस्य के रूप में आते हैं। तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त बजट पारित करने से पूर्व वाद विवाद, पूरक प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार, सार्वजनिक हित संबंधी विषयों की विवेचना करना, प्रस्ताव पारित करने अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को यहाँ पर अनुमति दी गई। तो यहाँ पर अब विधान परिषद के पास काफी सारी शक्तियां, खासकर बजट से रिलेटेड उनको प्रश्न पूछने का अधिकार था, उनको बहस करने का अधिकार था, उनको किसी प्रकार के प्रस्तावों को पारित करने का अधिकार था, सार्वजनिक हित के विषयों को लेकर व्याख्या और उसको अनुमति या पारित करने का भी उनको यहाँ पर अधिकार दिए गए। लेकिन यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक चीज़ देखने को मिलती है वो ये था जिसके कारण यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है और इसने एक नई ही भूमिका यहाँ पर भारत के संदर्भ में विकसित की जिसने आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी। तो ये था जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर एक पृथक निर्वाचन प्रणाली को यहाँ पर प्रारंभ किया गया, जिसने कह सकते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में एक मुस्लिम वर्ग के लिए भी एक प्रथम निर्वाचन की प्रक्रिया भी लेकर आए। साथ ही यहाँ पर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदारों को भी यहाँ पर पृथक निर्वाचन की प्रक्रियाओं को स्थापित किया। लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे भारत के और सांप्रदायिक निर्वाचक के इन्हें जनक भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कभी आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा गया तो लॉर्ड मिंटो का नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पर मार्ले मिंटो है। तो मार्ले कौन थे? तो जॉन मार्ले जो थे वो भारत राज्य सचिव थे। तो यहाँ पर एक विवादित स्थिति जन्म ले चुकी थी और इस विवाद की स्थिति ने आगे चलकर धीरे धीरे अपने पांव जो होते हैं पसारने शुरू किए और इसके अंतर्गत एक नया सुधार लेकर आए जिसको बोला गया भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इस अधिनियम की जो बातें हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं संसदात्मक व्यवस्था को लागू करने की ओर बढ़ जाती हैं। जैसे कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका को गठन किया गया और इसके अंतर्गत राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद को गठन किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को लागू करने का श्रेय, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू करना, प्रांतीय विषयों में हस्तांतरित और आरक्षित दो अलग अलग विषयों को यहां पर प्रांतीय विषयों के अंतर्गत रखा गया। अब पुस्तकालय, शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी और उद्योग तथा मनोरंजन जैसे जो क्षेत्र थे वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत यहां पर रखे गए और इनके जो संचालन का कार्य था वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य विषय गवर्नर व कार्यकारिणी परिषद के द्वारा उनको संचालित किया जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, विषयों का यहां पे बंटवारा तो किए गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर विधान परिषद जो सदस्य हैं मनोनीत सरकारी और गैर सरकारी, यहाँ पर इनको निर्वाचित करने के प्रावधान किए गए। साथ ही यहाँ पर इनको सीमित मताधिकार, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी यहाँ पर कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया कि यहाँ पर सीमित मताधिकार अर्थात कुछ लोगों को मत देने अर्थात वोट देने का जो अधिकार दिया गया वो भी आपको भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का यहां पे गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का भी यहां पे गठन किया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। भारत शासन अधिनियम को जरूर ध्यान रखिएगा जो आपका, क्योंकि आप लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं, उनसे संदर्भित एग्जाम दे रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसी के अंतर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त जो निर्वाचक क्षेत्र था उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला था सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और
आपके आंग्ल भारतीयों को रखा गया, जबकि जो विशिष्ट वर्ग था उसके अंतर्गत भू स्वामित्व, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को यहां पर रखा गया था। केंद्रीय बजट से संदर्भित भी यहां पे कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से यहां पर अलग कर दिया गया। तो 1919 का ये जो सुधार था, यहां पर केंद्र और राज्यों का जो बजट था वो अलग अलग बनना शुरू हुआ 1919 के आपके सुधार के माध्यम से, आपके 1919 भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहां पर वैधानिक एक आयोग का गठन किया गया, जो कि 10 वर्ष पश्चात जांच कर और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके बारे में भी मैं आपको और डिटेल से बताऊं, क्योंकि इसके कारण एक और विवाद जन्म लेता है। आगे चलकर यहां पर केंद्रीय व प्रांतीय विधान मंडलों को अपने अपने विषय पर कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन जो अंतिम निर्णय लेना था वो गवर्नर जनरल के द्वारा लिया जाना था, इसलिए वहां पर उनके कानूनों को मान्यता देना और स्वीकार करना गवर्नर जनरल के हाथ में ही था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर कानून बनाने का जो निर्माण कार्य था वो वहां पर स्थानांतरित जरूर किया गया। इसके अतिरिक्त पहली बार भारत में महिलाओं को जो मत देने का अधिकार भी दिया गया आपको इसी अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। अंतिम तौर पे अगर इसमें देखें तो भारत यह जो पूरा अधिनियम था, मूलतः इसमें विस्तार तो बहुत सारी चीज़ों किया गया, लेकिन इसके अधिनियम का जो मूल स्रोत है या मूल जो कह सकते हैं कि विश्लेषण है, अगर वहाँ पे करके देखें तो यहाँ पर पाया जाता है कि यह भारत के आर्थिक शोषण व लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने का उद्देश्य है। अर्थात कि भारतीयों को पूरी स्वतंत्रता ना देते हुए उन्हें सिर्फ एक संतुष्टि कारक स्थितियों से वहां पर रखना था, और उसके लिए उनको कुछ अधिकारों को देकर के उनको वहां पर अपने अंतर्गत लंबे समय तक शासन प्रक्रिया में रखना था। लेकिन ये यहाँ पर ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसी को आधार बनाकर एक साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927-28 में। देखिए ये आता है 1919 में, और यहाँ पर बात की गई थी एक वैधानिक आयोग की, जो कि 10 वर्ष बाद गठित होनी थी। तो ये 1919 से 1929 या 30 में जाकर जिसका गठन होना था, लेकिन यहाँ पर साइमन कमीशन को गठन करने का जो वर्ष था वो 1930 होना चाहिए था, लेकिन उसका गठन कर दिया गया 1927 और 28 में। दूसरी चीज, 2 साल पहले इसका गठन किया। दूसरा यहाँ पे समस्या ये थी कि ये 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसकी अध्यक्षता साइमन कमीशन कर रहे थे, और इसमें जो होते हैं एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे, और इसलिए इसका काफी विरोध हुआ। गो बैक साइमन यहाँ पर नारा भी दिया गया इसको, यहाँ पर जहाँ भी इन्होंने गए वहाँ पर उसका बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ। लेकिन ये जो कमीशन था वहाँ पर 1928-29 के मध्य 2 बार यहाँ पर भारत आता है, और 2 बार यहाँ भारत आकर दौरा करने के पश्चात अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1930 में, और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं वहां पे चर्चा होती है, जो कि यहां पर आपको सारा कुछ यहां पे मैटर लिखा है। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता के परिदृश्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे जो फैक्ट हैं वो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख बातें क्या हैं। सबसे पहली चीज तो गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 32 के दौरान वहां पे जो चर्चाएं हुई, चर्चाओं और संस्तुतियों के आधार पे जो प्रस्ताव पारित हुए, उन्हीं प्रस्तावों पर आधारित ये भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो इसमें जो प्रमुख बातें हैं उनको हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम देख लेते हैं, और इसी के आधार पर भारतीय संविधान के विस्तारीकरण की स्थितियों को देखते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। तो संघीय शासन प्रणाली लेकर आई गई। दूसरी चीज, यहाँ पे ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को यहाँ पर 2 अलग अलग इकाइयों में डिवाइड किया गया। किसके अंतर्गत? भारतीय संघीय शासन प्रणाली में 2 इकाइयां बनाई गई, एक जो कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत था और दूसरा जो कि देशी रियासतें थी। तीसरा, यहां पर केंद्र में एक द्वैध शासन प्रणाली भी लेकर आई गई, और केंद्र व राज्य इकाइयों को शक्ति का विभाजन कर दिया गया। अर्थात केंद्र को कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी, राज्यों को कौन सी शक्तियां मिलेंगी, इसका जो विभाजन देखने को मिलता है, जो कि आपके संविधान में भी देखने को मिलता है, वो उसका जो पहला लक्षण है वो यहां पर इस अधिनियम में दिखाई देता है। यहां पर संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय यहां पर रखे गए, और साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियों का भी प्रावधान किया गया, जो कि गवर्नर जनरल के पास उस समय थी। इसके अतिरिक्त अगर हम संघ सूची में बात करें तो विदेश, वित्त, रक्षा और जनगणना जैसे विषय रखे गए। प्रांत सूची में पुलिस, शिक्षा जैसे विषय रखे गए, और समवर्ती सूची में दंड, विधि, प्रक्रिया, विवाद और विच्छेद जैसे विषयों को रखा गया। तो ये तो बात हमने की संघीय शासन प्रणाली और उस द्वैध शासन और उस किसको क्या यहाँ पर अधिकार दिए गए, कौन सी सूची, कौन से विषय दिए गए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे प्रांतीय स्वायत्तता के समय यहाँ पे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, अर्थात प्रांतीय स्तर पर स्वायत्तता प्रदान की गई, और उसके लिए जो द्वैध शासन प्रणाली चली आ रही थी उसको उन्होंने समाप्त किया।
1937 में एक संघीय न्यायालय का भी गठन किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय का गठन किया गया, लेकिन अंतिम जो अपीलीय न्यायालय था वो था प्रिवी काउंसिल। इसके अतिरिक्त बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। जो म्यांमार है वर्तमान समय का, वो एक समय 1937 उससे पहले तक भारत का ही पार्ट था, जिसे उन्होंने आगे चलकर 1937 में इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को या म्यांमार को भारत से अलग कर देते हैं। 11 में से 6 प्रांतों में 2 सदनों की यहां पर व्यवस्था की गई था। उस समय जो भारत था, 1935 के समय में जो भारत था, वहां पर 11 प्रांत में 6 प्रांतों को द्विसदनीय व्यवस्था, वहां पर लोकसभा राज्यसभा जैसी स्थितियां या विधान परिषद विधानमंडल जैसी परिस्थितियों को विधानसभा विधान परिषद की स्थितियां वहां पर प्रोवाइड कराई गई। क्या क्या थे, कौन कौन से राज्य थे, 6 प्रांत कौन से थे? तो असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, ये 6 प्रांत थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। इसके अतिरिक्त दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए यहाँ पे अलग निर्वाचक प्रक्रिया लाई गई, अलग निर्वाचक मंडल लाया गया। तो दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई। मताधिकार का विस्तार किया गया और ये इसे जनसंख्या के 10% लोगों को यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग दिया था, तो वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, प्रांत सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य यहाँ पे संयुक्त सेवा आयोग का भी जो गठन का प्रावधान किया गया, वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त 1937 में इसी आधार पर चुनाव हुए और इन चुनावों में 5 जगहों पर बहुमत में आई कांग्रेस। इसके अतिरिक्त असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आती है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हमने देखा कि कोई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो कि आपको इनके बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको वर्तमान समय के संविधान में भी आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद अगला जो अधिनियम आता है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, लेकिन उसके मध्य यहाँ पर 2 अलग अलग मिशन बनते हैं। एक है क्रिप्स मिशन, दूसरा है कैबिनेट मिशन। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं क्योंकि इन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं लेकर आई, तो उनको पढ़ लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में बनता है। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो होते हैं, एक सदस्यीय आपका प्रतिनिधिमंडल था। 22 मार्च 1942 को ये भारत आते हैं और इन्होंने कहा कि भारत में स्वशासन अर्थात डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा भारत को, और साथ ही इन्हें पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, जिन्हें संघ से या जिसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों से अगर वो अलग भी होते हैं तो वहाँ पर उनको कोई यहाँ पे बुरा नहीं लगेगा, ऐसा भी वहाँ पे उन्होंने कहा। साथ ही एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान निर्मात्री सभा के गठन में आपके ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और देसी रियासतों के प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर सम्मिलित रूप से सभा का गठन किया जाएगा। साथ ही क्रिप्स मिशन में कुछ बातें और कही गई, जैसे कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान 2 शर्तों पर इन्होंने कहा लागू किया जाएगा, कि अर्थात जो संविधान निर्मात्री सभा का हम गठन कर रहे हैं, ये जो संविधान बनाएंगे वो संविधान जो ब्रिटिश आपके कह सकते हैं कि सरकार है, वो तभी लागू करेगी जब उनकी इन शर्तों को मान लिया जाएगा। और कौन कौन सी शर्तें रखी थी? पहला, जो प्रांत सहमत नहीं होगा वे पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, अर्थात जैसे अभी तक चला रहा है वैसे रहें, या तो वो पूर्णतः स्वतंत्र रह सकते हैं। और इन दोनों ही स्थितियों में यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों को कोई भी या ब्रिटिश सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, संदर्भ में कहने का मतलब है सुरक्षा, आश्वासन, विकास और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर यहाँ पर भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय जो होगा वो ब्रिटिश नेतृत्व के हाथों में होगा। और यहाँ पर ये जो वार्ता है, जो क्रिप्स मिशन ये प्रस्ताव लेकर आते हैं, जो कि यहाँ पर उन्हें प्रावधान रखे, वो पूर्णतः असफल हो जाते हैं। जिसका कारण क्या है? तो पहली चीज़ तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, उसे सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। और दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बात रखी कि एक संविधान निर्मात्री सभा होगी और जो भी राज्य चाहें वो स्वतंत्र रह सकते हैं या पूर्णतः स्थिति में रह सकते हैं, एक कहीं ना कहीं भारत के विभाजन की जो एक मंशा थी वहाँ पर क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में परिलक्षित होना शुरू हो जाती है। और इन दोनों ही प्रस्तावों के कारण क्रिप्स मिशन को समाप्त कर दिया गया था, तो वो बात पूर्णतः असफल हो जाती है। लेकिन इसके बाद एक और मिशन आता है, कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन यहाँ पर इसे ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल में 3 सदस्य थे।
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोगों के संयुक्त रूप से मिलकर यहाँ पे कैबिनेट मिशन बनता है। यहाँ पर भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान को लेकर इसका गठन किया गया था, अर्थात जो क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव रखे थे वो असफल हो गए थे। इसके कारण यहाँ पर कुछ नए प्रस्तावों को लेकर ये आते हैं। ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसे विदेश, रक्षा, संचार व इनके लिए मुद्रा अधिकार संघ के अधीन यहाँ पर रखे गए। इन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश और देशी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें दोनों ही सम्मिलित होंगी। इस संघ को रक्षा संबंधित, साथ ही विदेश संबंधी और साथ ही यहाँ पर वित्त संबंधी जो अधिकार हैं वो सभी यहाँ पर उनको प्रदत्त कर दिए जाएंगे, अर्थात संघ को दे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर संघ की अपनी विधायिका कार्यपालिका होगी, जिसने ब्रिटिश, भारत व देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। तो कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव में ये सारी बातें लिखी हैं और इसी के आधार फिर आगे चलकर एक अधिनियम लेकर आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम में भारतीय स्वतंत्रता के सभी पक्षों को वहां पर रखा गया, जैसा कि यहाँ पे माउंटबेटन योजना के नाम से भी हम इसे जाते हैं। और माउंटबेटन इस योजना में यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान दो नए राज्यों का यहाँ पे गठन करने की बात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित होती है। साथ ही यहाँ पर प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने की बात की गई और ये गवर्नर जनरल जो होगा वो इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नए संविधान निर्माण तक यहाँ पर दोनों ही जो राज्य हैं, जो अब जब तक क्योंकि दोनों नए स्वतंत्र राज्य या राष्ट्र के रूप में विकसित होंगे तो वहाँ पर उनको संचालित करने के लिए कोई कानून होगा नहीं। तो जब तक नया कानून, वहाँ पर नया संविधान नहीं बन जाता है, तब तक इन दोनों ही राज्यों का जो संचालन होगा वो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से संचालन होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इन अधिराज्यों में भारत का जो सचिव होगा वो भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रमंडल सचिव का यहाँ पे गठन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देशी राज्यों को जो किसी भी में सम्मिलित होने का यहाँ पर उनको बात कही गई कि जो देशी राज्य हैं वो भारत में भी सम्मिलित हो सकते हैं या राज्य में, या फिर आपको पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं, तो उनको ये अधिकार दिए गए। तो इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। तो यहाँ पर हमने एक विकास प्रक्रिया आरंभ की थी। मैंने आपसे कहा था कि हम एक विकास कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर 1773 से ये यात्रा प्रारंभ की और 1947 तक हम यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर समाप्त करने से पहले एग्जाम ओरिएंटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। चलिए इनको भी देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वैसे इनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपको कई बार पूछा जाता है। जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन के जो जनक है वो कौन थे? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक हैं लियोनेल कर्टिस। लियोनेल कर्टिस को ध्यान में रखिएगा, ये प्रांतों में द्वैध शासक के जनक कहा जाता है इनको। प्रांतों का जो द्वैध शासन था 1919 के अधिनियम के माध्यम से लेकर आए। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया और इसकी जो सिफारिश की गई थी वो आयोग था ली आयोग। ली आयोग की सिफारिश पर यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन किया गया। इसके अतिरिक्त 1927 में साइमन कमीशन रिपोर्ट और 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 की रूपरेखा का निर्माण होता है। यह भी एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है भारत शासन अधिनियम किन 2 रिपोर्ट्स पर आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927 और नेहरू समिति की रिपोर्ट 1928 के माध्यम। इसके अतिरिक्त 1935 में संघीय शासन प्रणाली व संघ में द्वैध शासन की यहाँ पर स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के माध्यम से। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की यहाँ पर घोषणा की। तो 3 जून 1947 को ध्यान रखिएगा, भारत विभाजन की जो यहाँ पर योजना रखी गई, कब रखी गई? 3 जून 1947 को। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को, और हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर स्वतंत्र भारत का प्रथम यहाँ पर वायसराय बनाया गया और ये आपको 1947 से 1948 जून 1948 तक रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही यहाँ पर प्रधानमंत्री अर्थात जो पीएम थे, पीएम के रूप में नेहरू को शपथ दिलाया, क्योंकि उस समय कोई राष्ट्रपति का पद नहीं होता था, तो वहाँ पर उनको जो शपथ दिलाई गई थी, नेहरू को जिससे शपथ दिलाई थी वो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी।
इसके अतिरिक्त 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के संसद के रूप में स्वीकार किया गया। तो 1946 के संसद कौन थे, 1947 का जो संविधान सभा थी वो कौन थी, उसके बारे में भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम वायसराय कौन थे, सी राजगोपालाचारी। कब से कब तक थे, 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक, जब तक आपका संविधान लागू नहीं हो जाता है और राष्ट्रपति पद का सृजन नहीं हो जाता है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं, स्वतंत्रता पूर्व जो गठित आपकी अंतरिम मंत्रिमंडल थी 1946 में, वो उसमें किस व्यक्ति के पास कौन सा मंत्रालय था। कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। हर तरीके के फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, अंतिम तौर पर है वीडियो के समापन पर हम इनको देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह। उद्योग व नागरिक आपूर्ति जॉन मथाई। श्रम विभाग जगजीवन राम। डाक एवं वायु विभाग अब्दुल रब निस्तार। कार्य खान और ऊर्जा विभाग CH भाभा। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। स्वास्थ्य विभाग गंजाफर अली खान। रेलवे व परिवहन विभाग आसफ अली। विधि जोगेंद्र नाथ मंडल। शिक्षा व कला सी राजगोपालाचारी। वाणिज्य I चुंदरीगर और वित्त लियाकत अली के पास यहाँ पर विभाग थे। तो यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व गठित जो अंतरिम जो मंत्रिमंडल था 1946 का, वो यहाँ पर किसके पास कौन से विभाग थे वो यहाँ पर देखिए। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इन्हें भी यहाँ पर जरूर रखा है। हर एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका यहां से आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर एक पार्ट से पूछे गए हैं। इसलिए यहां पर किसी को भी मिस करना, इसका मतलब आप अपनी परीक्षा से संदर्भित कई सारे क्वेश्चन वहां पर ना दे पाएंगे। तो ये सभी के लिए, जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, दोनों ही तरह के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। अंतिम और एक बार देख लेते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात जो नया मंत्रिमंडल बनता है, उस नए मंत्रिमंडल में वहां पर किसके पास कौन सा विभाग रहता है। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में यहां पर देखें तो यहां पर आपका प्रधानमंत्री का पद वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। गृह सूचना प्रसारण व राज्य मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा विभाग मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे व परिवहन डॉक्टर जॉन मथाई। वित्त मंत्रालय यहां पर RK खणमुखम सेट्ठी। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह। विधि मंत्रालय या विभाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वास्थ्य विभाग राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य विभाग CH भाभा। संचार रफी अहमद किदवई। उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खान और ऊर्जा VN गाडगिल। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र के पश्चात जो भारत बनता है उसका जो पहला मंत्रिमंडल बनता है वो यहाँ पर हमने देख लिया। तो आज हमने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको कंप्लीट कर दिया। भारतीय संविधान के क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत संविधान निर्माण की विकास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। एग्जाम के विभिन्न चरणों में, चाहे आपका प्री हो या मेंस हो, जहाँ भी फैक्ट रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वहां पर ये आपके लिए बहुत कारगर एपिसोड है। तो इसे जरूर देखिएगा और एक बार देखिए, हो सके 2 बार देख लिए, आपको किसी भी बुक इत्यादि को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और परीक्षा के समय सबसे अच्छा जरूर रहेगा, जहां आपको कम समय में रिवीजन करना होगा, वहां पर भी ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगले पार्ट में हम यहां पर कुछ और चीजों को देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रक्रिया को यहां पर देखना शुरू करेंगे और उसके भागों को, प्रस्तावना इत्यादि को, साथ ही उसके अलग अलग पॉइंट और भागों को वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ। थैंक यू सो मच।